कोरोना काल में अनलॉक 1 लागू होने के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। सूनी सड़कों पर वाहन दौड़ने लगे हैं, बाजार में रौनक छाने लगी है, लेकिन इसके साथ ही महामारी पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी ये कहती रही है कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कोरोना महामारी की तैयारी नहीं की थी। इतना ही नहीं, जब कोरोना दस्तक दे रहा था तब तत्कालीन सरकार अपने ही झंझावात में उलझी थी। बीजेपी के इन आरोपों को तब और बल मिला जब अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने खुलासा किया कि इंदौर में कोरोना वायरस की शुरुआत फरवरी महीने में ही हो गई होगी। हम इसे टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में अगर किसी दृष्टि से देखा जाए तो वायरस के स्प्रेड की शुरुआत इंदौर से हुई, ऐसा हम लोग रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। 100% कॉन्फिडेंस के साथ तो कोई बात नहीं की जा सकती। इनफैक्ट इंदौर के ट्रैवलर अब तो छतरपुर, टीकमगढ़ कहाँ तक नहीं गए और इंदौर के आसपास के जिलों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। जिस तरीके से इंदौर का शुरुआत में ग्राफ बढ़ा, उसको ये देख के ये कहा जा सकता है कि इंदौर में वायरस की शुरुआत फरवरी माह में कभी हो गई होगी और हम लोग उस टाइम पे टाइमली शायद उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए जब आया तो सडनली बहुत ज़्यादा केसेस आए। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने यह बयान रिपोर्ट के आधार पर ही दिया होगा। इसके बाद सियासत में उबाल आना ही था। बीजेपी महासचिव और कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जल्दी लॉकडाउन करना था। एक वजह थी कि सुपर रिच लोगों के बच्चों को विदेशों से लाना था। 102 फ्लाइट आई 21 मार्च तक जो फ्री आई निःशुल्क, और दूसरा 22 मार्च को मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार को गिराना था, इसलिए ये सब लेट हुआ। ये आज मैं समझता हूँ कि सुलेमान जी ने कहा है कि फरवरी में इसके वो दिख रहे थे और ये केंद्र सरकार को मालूम था, तो लॉकडाउन करना था ना। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके बाहर से आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, यदि उस बीमारी से संलग्न मिले तो उसका क्वारंटाइन करना है, ये एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी की थी, पर उसका पालन तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। इस कारण से थोड़ा सा इंदौर डिस्टर्ब हुआ था, पर अब कंट्रोल में। ये इत्तेफाक ही है कि कोरोना की दस्तक के साथ ही कांग्रेस की सत्ता चली गई और बीजेपी ने वापसी की। कोरोना कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। ऐसे हालात में सत्ता की दूसरी लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है और बयानबाजी से लगता है कि उपचुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। उसके बाद ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार कोरोना में कौन लॉकडाउन होता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत को कोरोना, या कोरोना की सियासत, या सियासत का कोरोना। जैसी भावना है वैसा ग्रहण करिए शीर्षक को। प्रदेश में कोरोना की दस्तक तो हुई, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ एक दिन पहले, और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की तरफ से ये खुलासा हुआ कि फरवरी में कभी कोरोना की शुरुआत इंदौर में हो गई थी। इंदौर एक ऐसा मध्य प्रदेश का शहर है जो आर्थिक राजधानी तो है ही, और इसके अब्रॉड कनेक्शन भी सबसे ज़्यादा है। यानी राजधानी भोपाल या कोई और शहर इंदौर से इस मामले में कहीं इंदौर के सामने खड़ा नहीं होता। और यही वजह है कि इंदौर में अमेरिका से भी लोग आए, इंदौर में हो सकता है कोई चीन से भी आया हो, कोई सिंगापुर से भी आया हो, और कोई और कुछ ऐसी कंट्री से आया हो, इटली से या स्पेन से, फ्रांस से, जहां कोरोना ने अपनी दस्तक नए साल की शुरुआत के बाद देना शुरू कर दिया था। अब मसला ये है कि जब सब कुछ ठीक था तो क्या ये इशारा ये है कि जो पिछली सरकार थी, हम ये नहीं कहते कि ACS सुलेमान साहब ने जो बात कही है वो पिछली सरकार पर निशाना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस समय सरकार कांग्रेस की थी और फरवरी के अंतिम सप्ताह से मध्य प्रदेश में सत्ता का वो खेल कहें उसको, या हार और जीत की लड़ाई कहें, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई, वो शुरू हो चुकी थी। और फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी का ये आरोप सामने आया था कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर चार्टर्ड प्लेन से कुछ विधायकों को दिल्ली ले गए, और उसके बाद पूरा मार्च इस घटनाक्रम को लेकर सरगर्म रहा। और फिर जो घटनाक्रम मार्च के अंतिम सप्ताह में हमने देखा वो कांग्रेस की सरकार गिरने के रूप में हुआ। तो बड़ा प्रश्न ये है कि उपचुनाव का एक मुद्दा भी बन गया है कोरोना, जाहिर तौर पर। अब ये मसला, इसको बीजेपी अपनी निगाह से देखेगी और कांग्रेस अपनी निगाह से देखेगी।
बीजेपी का बिल्कुल आरोप हो सकता है ये कि फरवरी में जब शुरुआत थी तो कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी। कई बड़े सवाल हैं क्योंकि उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो अब बीजेपी में हैं, तुलसी सिलावट जी, और ये दावा भी उनकी तरफ से सामने आया है कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो देश के पहले ऐसे स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने कोरोना को लेकर बैठक देश में बुलाई थी, और ये पहल करने वाले देश के वो पहले किसी राज्य के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। कई प्रश्न हैं, आज हम इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विधायक और सीनियर लीडर विनय सक्सेना जी, बहुत स्वागत करता हूं। भोपाल से हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। हितेश जी को आवाज़ ठीक से पहुंचे ये सुनिश्चित कर लीजिए। दिनेश जी, क्या कहेंगे आप, कोरोना क्या अब एक बड़ा मुद्दा आपको बनता हुआ दिख रहा है? जिस तरह से ACS सुलेमान साहब का मसला जिस तरह से उन्होंने उठाया है, उन्होंने कहा है कि ये फरवरी में रीजनेबल कॉन्फिडेंस है हमारा कि ये फरवरी में ब्रेक हुआ था, तो ये क्या अब उपचुनाव का भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा और कांग्रेस बीजेपी इसको लेकर संग्राम करते हुए नजर आएंगे? क्या कहेंगे? कोरोना को लेकर जिस तरह की बयानबाजी शरद जी चल रही है उसमें आप देखेंगे कि हाँ, ये जो है ये पूरा जो मसला है वो उपचुनाव की को मुद्दा बनाने को लेकर ही आगे बढ़ रहा है। आप इंदौर जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सेंटर जो है कोरोना का बन गया है, और सरकार की सफलता असफलता की बातचीत इंदौर को लेकर ही हो रही है। आप देखिए कि इंदौर में कलेक्टर को जब बदला गया तो उसके पीछे कारण शायद यही था कि वो टाइमली उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए कि कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की थी उसको शायद फॉलो नहीं किया गया, और इंदौर का इंटरनेशनल कनेक्शन वहां की लोकल अथॉरिटीज को नहीं पता हो ऐसा तो है नहीं, उनको पता होगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहां जो अति विश्वास प्रशासन का था कि यहाँ तो इंदौर तो स्वच्छता में नंबर 1 है, हर चीज़ के यहाँ के लोग अवेयर हैं, तो इस तरह की बीमारी को लेकर भी वो सजग हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो भी प्रशासन की लापरवाही रखी अब वो बड़े मुद्दे के रूप में बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो है इसको तथ्यों के साथ यदि नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरे दुनिया का मामला है, ये मामला केवल इंदौर शहर की बीमारी का नहीं है, ये पूरे दुनिया में ये कोरोना का जिस तरह का संक्रमण फैला और जिस तरह के हम ये देख रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई हैं। तो जितना होना चाहिए उतना हम ये कह सकते हैं कि इंदौर प्रशासन ने नहीं किया, या मध्य प्रदेश की सरकार का जो मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसके कारण कोरोना को शायद ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटनाक्रम नहीं होता तो हम कंट्रोल कर लेते। कांग्रेसियों को तो शायद ये खुश भी होना चाहिए कि उनकी सरकार इस तरह के आरोप से बच गई और उन्हें राजनीति करने का मौका मिल गया, अन्यथा आज वो कटघरे में खड़े होते। वो तो जो है स्थितियां ऐसी बनी कि वो आज उसके सिस्टम के पूरे बाहर है। लेकिन जो स्थितियां हम देख रहे हैं प्रदेश में कि आप शुरुआत में जो फैसिलिटी नहीं थी, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, PPE किट वगैरह नहीं थी, जो तैयारियां मेरा एक और पॉइंटेड सवाल है आपसे, वो बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा, संक्षेप में इसका जवाब आपसे चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल खींचतान हुई उसकी वजह से जैसी तैयारियां होनी थी, खासतौर से 2 बड़े शहर इंदौर और भोपाल, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा, और उसकी वजह से आज हमारी स्थिति भोपाल और इंदौर की मैं बात करूं कि ये हॉटस्पॉट जैसी स्थिति में कुछ इलाके हैं दोनों के, और अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण, क्या अभी मैं ये कह सकता हूं कि चिंताजनक ना भी कहें, लेकिन एक ऐसी स्थिति तो जरूर है जिसको हम कह सकते हैं कि अभी हमारी सांस ऊपर नीचे ही होती रहती है इससे लेके। शरद जी, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अपना काम करता है, पॉलिटिकल सिस्टम अपना काम करता है। प्रशासनिक स्तर पर जो निर्देश जारी किए गए थे वो इम्प्लीमेंट प्रशासनिक मशीनरी को करना था। राजनीतिक स्तर पर तो निर्णय हो गया था, उच्च स्तर पर भी हो गया था। मुझे लगता है ये व्यवहारिक नहीं है, जिस तरह का हमारे यहाँ का जिस तरह का सिस्टम है उसमें ये व्यवहारिक नहीं है। दिनेश जी का मानना है कि इन दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि हमारे जो राजनीतिक संगठन है बीजेपी और कांग्रेस, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। छोटी टिप्पणी डॉक्टर हितेश वाजपेयी की, फिर विनय जी की तरफ चलूंगा। जी डॉक्टर वाजपेयी, आप शरद जी क्या चाह रहे हैं? राजनीतिक टिप्पणी चाह रहे हैं, मेडिकल की चाह रहे हैं, या यथार्थ चाह रहे हैं? सर मैं यथार्थ ही चाहूंगा आपसे, और आप तीनों से ही यथार्थ की अपेक्षा है, और यथार्थ ही यथार्थ है सर। बाकी तो फिर आप जानते हैं कि जगत मिथ्या है,
जी। देखिए शरद जी, कोई भी घटना जो समाज में होती है उसके सभी आयाम होते हैं, बस मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक है कि कोरोना को जब राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो राजनीतिक निर्णय और नेतृत्व के तत्कालीन जो एटीट्यूड्स रहे हैं वो चर्चा में आएंगे और दोनों दल अपनी अपनी बात रखेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि हम उसको मेडिकली और मेडिको सोशली उसको समझें तो दिनेश जी ने जो बात कही है वो काफी हद तक रियलिस्टिक है, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन रही है। तो ये बात सच है कि इसको समझने में सरकारों ने या इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब आप भारत का तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश का छोड़ दीजिए, जब अमेरिका यूरोप के देश बोल रहे हैं कि हाँ हमसे थोड़ी सी लेट लतीफी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा जो जी। मतलब हम उससे नकार दें तो मुझे लगता है ये कोई बहुत उचित जवाब नहीं होगा। और बिल्कुल आप लोगों का ठीक मूल्यांकन है कि वो जो फरवरी मार्च का जो दौर था, इवन जनवरी को भी आप शामिल कर ले, क्योंकि मध्य प्रदेश एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा था, तो स्वाभाविक है कि सरकार की पहली जो प्रायोरिटी होगी वो सरकार बचाने की होगी। और चूंकि उस दौर में कोरोना को बहुत सीरियसली दुनिया में ही नहीं लिया जा रहा था, तो मैं उसको कोई बहुत ऐसा नहीं मानता हूं जो कि अनफोर्सीन किस्म का काम हुआ है जी। हाँ, लिया जा सकता था, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर पॉलिटिकल निगलेक्ट हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। अब वो नेचुरल निगलेक्ट था, अननेचुरल था, उसके पॉलिटिकल रिपरकशन क्या है, इस पे विनय जी के साथ लंबी चर्चा हो सकती है। पर हाँ, उस दौर में जनवरी फरवरी में बिल्कुल कहा जा सकता है, खासतौर से राज्य सरकारों द्वारा जो एक सेंसिटिविटी शो करने की आवश्यकता थी, या मेडिकल के अमले के द्वारा, दिनेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रशासनिक अमला है वो शासन का इंतजार नहीं करता इन सब के लिए, तो उसकी अपनी बुनियादी तैयारी होना चाहिए। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाए तो भाई शहर की एक बुनियादी तैयारी तो होना चाहिए ना, तो वो बुनियादी तैयारी भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड दिखी, जो दुरुस्त हो सकती थी। और इसमें शासन की जो अस्थिरता रही उस दौरान, उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा, तो इसलिए कमलनाथ जी को थोड़ा तो शायद इसका डिस्क्रेडिट लेना पड़ेगा जी। और आप मुक्त रहेंगे उससे पूरी तरह कि आपने जो दबाव बनाया उसकी वजह से उनका फोकस उस पर था। देखिए, चूंकि दबाव जो सारा था वो पूरा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच का विषय था जी। हम लोग तो कोलैटरल बेनिफिशियरी रहे कि चूंकि वो 25 लोगों को लेकर बाहर हुए, तो स्वाभाविक है कि सरकार अस्थिर हुई, सरकार गिरी, और उसके बाद जो संख्या बल की वजह से हमको चांस मिला, तो 23 तारीख को शिवराज जी ने शपथ ली, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी कि हम लोगों का बहुत प्रयास रहा हो, ऐसा नहीं रहा। विनय जी, बड़ा सुंदर शब्द प्रयुक्त किया है डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने, कोलेट्रल बेनिफिशरी। इस पर भी आपकी राय जरूर आनी चाहिए। और कोरोना के विषय पर भी जो बात हुई है, हालांकि दोनों वक्ताओं ने बहुत गंभीरता से और संजीदगी से, खासतौर से पॉलिटिकल मित्र जो आपके हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उन्होंने उस पर कोई राजनीतिक झाड़ू पोछा लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, उसको तथ्यपरक तरीके से देखने की कोशिश की है, जो अच्छी बात है, जो दिनेश जी एक तटस्थ प्रेक्षक की बात से सहमत होते हुए। बहरहाल, लेकिन कोलेट्रल बेनिफिशरीज पर ज़रूर आपकी राय मैं चाहूँगा जी। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट की, मैं दोनों, आप द्विवेदी जी, आपको शरद जी, दिनेश जी और हितेश जी को भी धन्यवाद देना चाहूँ। अभी तक की जो चर्चा हुई है वो बड़ी गंभीर चर्चा हमने की है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात बड़ी साफ निकल के आई कि कोरोना का जो पूरा कंट्रोल रहा है आखिर तक, अभी प्रदेश पे जिम्मेदारी दी गई और कलेक्टरों पे जिम्मेदारी ट्रांसफर की गई। पहले दिन से अगर कोरोना पे जो नियंत्रण और नियम बनाए गए वो केंद्र सरकार की तरफ से बने, ठीक है, ये बिल्कुल साफ बात है और तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। एक और महत्वपूर्ण बात अगर मैं याद दिलाना चाहूं कि गंभीरता की बात है, तो हितेश जी ने कहा कि सरकारों ने इसको शुरू में गंभीरता से लिया ही नहीं, फरवरी मार्च में। तो इस बारे में मैं आपको एक और याद दिलाना चाहता हूं बयान की माननीय राहुल गांधी जी ने कहा फरवरी में कि कोरोना बहुत खतरनाक है और इस पर नियंत्रण करना समय रहते जरूरी है, लेकिन वही राजनीतिक बात जो आपने कही कि उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, इंदौर के सांसद ललवानी जी का एक बयान था इलेक्ट्रॉनिक, मेरे साथ जब वो चैनल पे थे, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक कारणों से देर हुई,
मैं खुद भी नहीं समझ पाया, बल्कि उन्होंने तो एक टिप्पणी की थी कि मास्क पहनना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि लोग उस बात को, उसकी गंभीरता को समझ ही नहीं पाए। जहां तक मोहम्मद सुलेमान जी के एक बयान को लेकर बात आ रही है, तो मोहम्मद सुलेमान जी उन अक्लमंद अधिकारियों में से मध्य प्रदेश के हैं जो सरकार बदलते ही साथ भाषा का बदलाव कर देते हैं और सभी के दरवाजे अपने खोले रखते हैं हर सरकार में। तो उन अक्लमंद अधिकारियों से जिन्होंने ये विषय छेड़ दिया। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पे कि जो संक्रमण है वो दुबई से इंदौर पहुंचा और सरकार की गलती थी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्क्रीनिंग नहीं करी। उसी दिन हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, उनका बयान आया कि ये बयान जो है बहुत हल्का है, गैर जिम्मेदाराना है और बचकाना है। इसका मतलब है कि हम लोग बयानबाजी कर रहे हैं। कोरोना का अगर आप रिकॉर्ड देखें, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 33 लाख की आबादी है और 7 करोड़ 33 लाख की आबादी में जो हमारे टेस्ट हुए 1,67,000 टेस्ट हुए, जो टोटल का प्रतिशत जो है 0.22 है, 0.22 है। आप देखिए कितना कम अनुपात है। और मैं आपको मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर फैज अहमद किदवई का एक नोट दिखा सकता हूं, जो आज मैं बात कर रहा हूं, हम लोग उसके प्रमाण हैं मेरे पास सभी। जब आप चाहेंगे मैं पेश कर दूंगा। आदरणीय द्विवेदी जी को भरोसा करना चाहिए मेरी बात पे और सबको करना चाहिए। उन्होंने एक बयान दिया कि केरल मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार भी अभी तक अपना मॉडल नहीं अपना पाई कि हमको कैसे इलाज करना है, कैसे टेस्ट करना है, और कहीं ना कहीं लापरवाही होती गई। आदरणीय तुलसी सिलावट जी जो मिलावट को देख रहे थे मध्य प्रदेश में, वो खुद ही मिलावट में आ गए, वो सिंधिया जी के चक्कर में फंस गए। और ये वही सिंधिया जी हैं जिनके बारे में हितेश वाजपेयी जी ने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में कहा था कि ये तो पार्षद बनने लायक नहीं है। ये जो इनकी बुआ है वसुंधरा जी और यशोधरा जी और राजमाता जी के कार्ड हम लोग इनको जीतने देते को कोई अर्थ नहीं मैं ये भी मुद्दों पर तो मेरा कहना है कि मैं आपसे जी 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 तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की आबादी के साथ से आज भी जो टेस्ट हो रहे हैं 1,67,000 मतलब 0.22%, उसको और केरल मॉडल को अपनाए जाने की बात है। तो केरल मॉडल में तो जब 50,000 टेस्ट उन्होंने किए थे तभी उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। अब आप छत्तीसगढ़ को देखिए, वहां पे 540 मरीज हैं अभी। राजस्थान के जो भीलवाड़ा की जो सब में जो सर कुछ अपनी भूमिका पर भी तो प्रकाश डालें। मार्च तक आप जब तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे 20 मार्च तक, तब तक तो दायित्व मैं कहना चाहता हूं जी, अब आपने तब तक जो किया उस पर कुछ रोशनी डालें। ये तो ठीक है, सारी आपके आरोप हैं कि 20 मार्च की बात जी मैं आपको बताता हूं। जब तक माननीय जी देखिए मैं आपको बताता हूं, 20 मार्च को जबलपुर में लॉकडाउन चालू हो गया। सर संक्षेप में वक्त कम है और भी वक्ताओं की छोटी छोटी रिएक्शन मैं भी था उनके साथ। जी जी विनय जी सुनिए, तो मैं बता बस मैं आपको एक लाइन बताता हूं जी। कमलनाथ जी ने कहा तत्काल जबलपुर पहुंचो तुम लोग, सभी लोगों को कहा, और वहां पे मरीज 4 मरीज संक्रमित हुए। और जबलपुर पहला शहर है जहां पे लॉकडाउन 20 तारीख को शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को लॉकडाउन डिक्लेयर किया। जबलपुर में 20 मार्च को लॉकडाउन का डिक्लेरेशन हुआ। ये जबलपुर में और मध्य प्रदेश सरकार की इसके बारे में जिम्मेदारी जी जी मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार केंद्र की उस समय सो रही थी ना। अब मैं उसको राजनीतिक नहीं ले जाना चाहता हूं। गांधी तो जाग रहे थे ना, तो चलिए विनय जी और जो कागजों जी 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 लेकिन नहीं कमलनाथ जी ने 20 तारीख को लॉकडाउन कराया जबलपुर। ये बात आप समझने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा करते हैं। चलिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी बहुत कम वक्त है, फिर मैं एक टिप्पणी आपकी लेकर फिर मैं दिनेश जी की तरफ आऊंगा। जी आपने बात सुनी, विनय जी ने काफी तथ्यों को साथ लेकर अपनी बात कहने की कोशिश की है। जी देखिए शरद जी, मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, विनय जी या कोई भी व्यक्ति चर्चा करे, कोरोना राजनीतिक विषय नहीं है, कोरोना राज्यों का विषय भी नहीं है, कोरोना जातियों धर्मों का विषय नहीं है। और ये बात सच है कि कोरोना बाहर से आया, हम सब जानते हैं इस बात को लेकर। तो किस फ्लाइट से आया, इसको हर फ्लाइट से आया, मैं तो आपको ये फिर बता दूं। मैं ऐसी कोई एयरपोर्ट पे ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं होगा जहां पर एयरपोर्ट की वजह से कोरोना के मरीज नहीं मिले हो। तो इसीलिए इस पे पॉलिटिकल चर्चा आप जब भी करेंगे तो खाली हाथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर यदि तथ्यात्मक चर्चा होगी तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक इन्होंने टेस्ट की बात कही, हम सब जानते हैं किस प्रकार से स्केल अप किए गए टेस्ट और किस प्रकार से बढ़ाकर आज हम किन स्थितियों में आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिनेश जी और आप लोगों ने कहने का प्रयास किया था, देखिए लॉकडाउन इज ओनली अ कंटेनमेंट, क्योंकि कंटेनमेंट में लेकर आना शहर को या किसी ज्योग्राफिक एरिया को इज लॉकडाउन, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है,
तो स्वाभाविक है उसके बाद जो समाज का आचरण रहा है, यदि समाज ने लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया है तो लॉकडाउन फेल है, सीधी सी बात है। जहां सीरियसली लिया है वहां अच्छे रिजल्ट हैं। और आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा में यदि शरद जी आप जाएंगे तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर इनके वक्तव्य हमारे जैसे हैं, जहां हमारी सरकार में इनके वक्त इनके जैसे। तो मुझे लगता है आप तो नेताओं को माफ कर दीजिए इस सब में। और रहा सवाल केरल मॉडल और ये मॉडल, वो देखिए साहब, जो WHO को फॉलो करते हैं और जानते हैं, इन महामारियों से निपटने के प्रोटोकॉल्स होते हैं और सभी राज्यों ने उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था और किया है। इसीलिए थोड़े दिन के लिए बोल देना अच्छा है छत्तीसगढ़ का मॉडल, आपने देखा होगा आपके चैनल पे भी चला, विज्ञापन चले कि मुक्त हो गया, जीत लिया, चट्टान की तरह CM साहब का नाम भी चला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी इस प्रकार के अलंकरणों को देने में। अभी भी वक्त है, हम बेहतर अच्छे तरीके से लड़ें, क्योंकि कोरोना इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये एक महामारी है। चलिए ये बात तो साफ हो गई कि कोरोना को एक पॉलिटिकल इशू में बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और शायद जनमानस के मन में भी ये बात बहुत गहरी है कि आप किसी महामारी को किसी ऐसी चीज़ में ना बदल दें जिसके लिए जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने की शुरुआत हो जाए। तो ये बात तो साफ है कि ये बाय इलेक्शंस का मुद्दा शायद नहीं होगा या नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग इसको लेकर दिनेश जी फिर भी जो प्रिपरेशंस की बात है, तैयारियों की बात है, क्या इनको लेकर कांग्रेस बीजेपी के आरोप जारी रहेंगे, या जिस तरह डॉक्टर हितेश वाजपेयी जिस बात को पूरी दृढ़ता से कह रहे हैं और आप भी बहुत हद तक सहमत हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये मुद्दा, चूंकि सरकार उसकी थी और सरकार गिरी उसी दौरान जब कोरोना को लेकर बहुत आरंभिक अवस्था थी भारत में और बहुत सारी तैयारियां उस समय अगर की गई होती तो हम ताइवान की तरह या झालावाड़ मॉडल की तरह भोपाल और इंदौर में तो स्थिति को कमोबेश एक संतुलनकारी स्थिति में रख सकते थे। तो क्या कांग्रेस इसको इशू बना सकती है? मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण याद दिलाता हूँ बातें। एक तो बिल्कुल विनय जी, मैं आऊंगा आपकी तरफ, पहले दिनेश जी की रिएक्शन ले लूंगा। जी 5 दिन में जी सुनिए जी दिनेश जी की बात। जी दिनेश जी बोलिए। जी जी राजनीतिक बयानबाजी जो है वो केवल राजनीति के लिए ही होती है। जब इस तरह के बयानबाजी होती है तो फिर हमें वो कमलनाथ जी का बयान भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी कि हम तो अभी राजनीतिक कोरोना से निपट रहे हैं। मेरा बिल्कुल एक जो है दृढ़ मत है कि ये जो है इस तरह की बीमारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए और जो प्रशासनिक मशीनरी है साफ बात कही हम उसे अपनी उसकी जिम्मेदारी से 30 सेकंड में अपनी बात कही, जबकि उनकी जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी। बिल्कुल विनय जी 30 सेकंड। जी मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि जिस समय कोरोना आया और माननीय कमलनाथ जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा को स्थगित किया, आप देखिए गैर जिम्मेदारी राज्यपाल से लेके न्यायालयों तक पहुंची। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक और बात, जब आम जनता पूछना चाहती, जो गलतियां अभी भी हो रही, मंत्री बनाए जाने के चक्कर में राजभवन कंटेनमेंट क्षेत्र में 5 दिन से बाहर हो जाता है, 5 दिन में, और दूसरे दिन वहां पे पॉजिटिव आ जाता है। 11वां क्षेत्र वो होता है जहां संक्रामक व्यक्ति हो। मध्य प्रदेश की जनता समझना चाहती है कंटेनमेंट फिजिकली हटा दिया गया है तो वो कंटेनमेंट नहीं होता। वही मैं कहना चाहता। सुन लीजिए, मैं मेरे को मालूम है, मेरे सुन तो लीजिए। तो फिर जबलपुर में जितने कंटेनमेंट, एक मिनट आप समझ, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब एक मिनट मेरी बात सुन ले। अब आप मेरे बीच में बात करिए, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, कंटेनमेंट एरिया में जी उनकी बात पूरी हो जाए। जी सुनिए डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं, मैं तो घर घर घूम रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं। नहीं होता है, सुनिए कंटेनमेंट एरिया में मैं घूम रहा हूं, मेरे विधानसभा में 12 कंटेनमेंट एरिया है। जी कांग्रेस बीजेपी का सर बहुत कम वक्त है मेरे पास, खत्म करूंगा मैं। जी विनय जी कुछ सेकंड से अपनी बात कहिए। पेशेंट बाहर कर दिए जी, जो राजभवन, जी में जब राजभवन से पेशेंट बाहर चले जाते तो कंटेनमेंट फ्री हो जाता है, और जब जबलपुर में कंटेनमेंट एरिया के लोग मेडिकल चलिए यानी मुद्दा तो रहेगा, मुद्दा तो रहेगा, भले ही बीजेपी इसको मुद्दा ना बनाए, वहां से भी तो। लेकिन कांग्रेस विनय जी जिस संजीदगी से ये बात बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से ये मसला रहेगा और बीजेपी के खिलाफ वो इसको एक इफेक्टिव मसले के तौर पर सामने लाने की कोशिश करेगी और उसका आरोप होगा, क्योंकि उसकी पीड़ा फरवरी और मार्च में इससे भी जुड़ी है कि जिस समय कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे रहा था या देश में दस्तक दे रहा था, उसी समय उसकी सरकार गिराने की भी तैयारी थी। तो ये मसला ज़रूर उस
कसक के साथ, उस चोट के साथ, उस पीड़ा के साथ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेगी। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी और धन्यवाद दिनेश जी। नमस्कार।